Our topic today is error and uncertainties. तो बेटे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एरर होती क्या है और फिर डिफरेंट अनसर्टेनिटीज को, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी को हम कैसे एडजस्ट करेंगे। अब देखें बेटे, अगर आपसे कहता है एग्जामिनर कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल, इस पेंसिल की लेंथ क्या है। अगर आप इसको देखते हैं फाइनल वैल्यू क्या है पेंसिल की आ रही है, तो आप कहेंगे जी इसकी लेंथ है 11.0 सेंटीमीटर। लेकिन जब आपने फुल स्केल में देखा इसको, तो देखा आपने कि यहाँ तो लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है फिर इसकी लेंथ 11 नहीं है। आपने फिर 11 में से 1 को माइनस कर दिया, तो वी हैव 10.0 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये जो पेंसिल थी जिसकी हमें लेंथ 11 नजर आ रही थी, इट वॉज नॉट 11, ये 11 नहीं थी, बल्कि क्या थी, ये 10.0 सेंटीमीटर थी। तो इसका मतलब है इस मीटर रूल को आप जब भी इस्तेमाल करेंगे, जो रीडिंग आपको देगा उसमें से आप 1 सेंटीमीटर को माइनस कर लेंगे, जिसको शो करेगा ये 15 सेंटीमीटर। बेसिकली वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 14.0 सेंटीमीटर। तो आपने इसकी कर ली करेक्शन। तो ये जो बेटे 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना, ये इसको हम बोलते हैं एरर। एरर हुआ क्या कि एक्चुअल रीडिंग 10.0 सेंटीमीटर थी, ये रीडिंग थी इसकी एक्चुअल रीडिंग, इट वाज द एक्चुअल या ट्रू आंसर। और जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी मेजर्ड, वो आ रही थी 11.0 सेंटीमीटर, इट वाज मेजर्ड वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस है ना एक्चुअल वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का, इसको बेटे हम बोलते हैं एरर। अब आप एक स्केल और देखें, अगर हमारे पास ये स्केल है देखिएगा, इसमें आपने इस पेंसिल की लेंथ को फाइंड किया, तो आपने कहा शेल्स की लेंथ क्या है जी, 2 सेंटीमीटर है। फिर आपने देखा कि इस स्केल के पास तो कुछ डेड एंड बी है जहां स्केल नहीं बनी हुई, तो जो पेंसिल का ये हिस्सा है हमारे पास, इसकी लेंथ कहाँ गई। इसका मतलब है इस पेंसिल की लेंथ होनी चाहिए, लेंथ ऑफ पेंसिल मस्ट बी मोर देन 2 सेंटीमीटर। तो ये बेटे जो हमारे पास रीडिंग है ना, ये वाली 2 सेंटीमीटर रीडिंग एक्यूरेट नहीं है। अगर आप इस डिफरेंस को प्रॉपरली मेजर कर लें और उसको आप 2 सेंटीमीटर में ऐड कर लें, तो फिर आपको उसकी रीडिंग एक्चुअल मिल जाएगी। तो इन दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप जो सी भी रीडिंग मेजर करेंगे डायरेक्टली, वो रीडिंग एक्यूरेट नहीं होगी। सो हाउ कैन वी डिफाइन एरर। एरर बेटे होगा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू, इट्स कॉल्ड एरर। आपने एक्सपेरिमेंट किया है, आपने जी की वैल्यू निकाल के बैठ गए हैं बेटे, सपोज कर लें एक्चुअल क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सपेरिमेंट किया, रीडिंग आ गई 11.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हुआ हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो हम बेटे बोलते हैं कि ये एरर आ रहा है हमारे मेजरमेंट में। तो एरर है डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है जी। अब बेटे जो होता है ना एरर, उसकी दो होती हैं टाइप्स एक्सपेरिमेंटल एरर की। मेजर 2 टाइप्स हैं, एक रैंडम एरर है और एक बेटे हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर। अब हम देखते हैं इनकी डिटेल कि रैंडम एरर क्या है और हमारे पास भैया सिस्टमैटिक एरर क्या है। तो बेटे सिस्टमैटिक एरर, एरर विच इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। जैसे पिछले हमारे पास केस में रीडिंग क्या आ रही थी 11.0 सेंटीमीटर, तो 11.0 नहीं थी बल्कि वो क्या थी, दैट वाज करेक्ट वैल्यू थी 10.0 सेंटीमीटर। तो इसमें एरर क्या था 1.0 सेंटीमीटर का। तो ये बेटे हर जो रीडिंग इसमें लेंगे उसमें एरर फिक्स है, इट्स कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं, इफ मेजरिंग टेक्निक्स गिव आंसर्स विच आर कॉन्स्टेंटली, ये लफ्ज कॉन्स्टेंट इसमें अहम हो गया, ग्रेटर और कॉन्स्टेंटली
स्मॉलर देन द ट्रू वैल्यू, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। फिर सिस्टमैटिक एरर की एक खास बात यह है कि दिस एरर इज प्रिडिक्टेबल, इस एरर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि उसमें जीरो एरर है, उसमें डेड एंड एरर है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बेटे एग्जांपल हमारे पास क्या है इस एरर की? जीरो एरर है हमारे पास। एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, अगर हमारे पास करेक्टली सॉरी इनकोरेक्टली कैलिब्रेटेड स्केल है, इनकोरेक्टली कैलिब्रेटेड मीटर रूल है, तो वो सिस्टमैटिक एरर। एक्स्ट्रा काउंट इन जीएम ट्यूब, कि अगर आपने जीएम ट्यूब यूज की है और आपने बैकग्राउंड काउंट को कंसीडर नहीं किया, तो ये बनेगा हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। रिएक्शन टाइम एरर ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, आप जानते हैं हमारे जो होता है, वी ऑल ह्यूमंस हैव अ रिएक्शन टाइम एरर, हमारा बेटे एक रिएक्शन टाइम एरर होता है, अबाउट 0.2 सेकंड होता है, 0.16 होता है। अगर आप कभी स्टॉप वॉच को फौरी ऑन और ऑफ करें, क्विकली उसको ऑन ऑफ कर लें, तो जो टाइम करेगी ना मैयर वो कहलाएगा आपका रिएक्शन टाइम एरर। तो हर इंसान का ये एरर होता है और ये नियरली उसके लिए होता है कांस्टेंट, अगर वो स्टेबल कंडीशन में है। हाउ टू रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर, एग्जाम में इसका क्या आप आंसर देंगे? अगर बेटे आपने पिन पॉइंट किया था जीरो एरर, फिर आप बोलेंगे कि फाइंड द जीरो एरर एंड एडजस्ट इट इन ईच मेजरमेंट, एडजस्टिंग जीरो एरर इन ऑल मेजरमेंट्स। और अगर आपने पिन पॉइंट किया है कि फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट था, तो देन यूज द डिफरेंट करेक्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर बेटे आपका रीडिंग लेने का मेथड गलत था, फिर मेथड सही करें। और कीप इन माइंड कि रिपीटिंग मेजरमेंट्स, रीडिंग को रिपीट करते हैं आप, जैसे वो रीडिंग जो दे रहा था 11 सेंटीमीटर, वो चाहे जिस मर्जी आप एंगल से रीडिंग लें आपको 11 ही मिलेगी। तो रीडिंग रिपीट करेंगे तो एरर मौजूद रहेगा। सो रिपीटिंग मेजरमेंट एंड एवरेजिंग आंसर डज नॉट रिमूव द सिस्टमैटिक एरर, ये रिमूव नहीं होगा। रैंडम एरर, एरर विच इज नॉट कांस्टेंट, सिस्टमैटिक एरर कांस्टेंट था लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। इन मैग्नीट्यूड एंड साइन, ये होता है रैंडम एरर। एरर विच इज नॉट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड साइन। और ये बेटे एरर होता है अनप्रडिक्टेबल, इसको हम प्रिडिक्टेबल नहीं कर सकते। वी हैव द पैरेलक्स एरर, अगर आपका एंगल डिफरेंट है हर बार, आप अगर वॉच करते हैं परपेंडिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपने एरर को मिनिमाइज कर लिया। लेकिन बेटे अगर आपका एंगल डिफरेंट है, आप यहां से वॉच कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपने एंगल और चेंज कर लिया, अब यहां से वॉच कर रहे हैं, तो एवरी टाइम आपकी एरर डिफरेंट आ जाएगी। ठीक है, आपको डिफरेंट पॉइंट्स के नजर आएंगे, तो ये एरर प्रिडिक्टेबल नहीं है। रैंडम एरर आर अनसर्टेनिटीज इन मेजरमेंट मेड बाय पर्सन, जो साहब रीडिंग ले रहे हैं ना, ये उससे मोस्टली कोताही होती है, उससे ये एरर पैदा होता है। एग्जाम्पल ऑफ रैंडम एरर, पैरेलक्स एरर, एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। अगर बेटे आप इस वॉच को स्ट्रेट फ्रंट से स्टडी कर रीड कर रहे हैं, या आप इसको रीडिंग ले रहे हैं, तो आपको रीडिंग्स की ये मिलेगी, राइट। और अगर आप किसी एंगल से रीडिंग ले रहे हैं, तो आपको रीडिंग्स की और मिलेगी, पैरेलक्स एरर। अप्लाइंग डिफरेंट प्रेशर वाइल क्लोजिंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, आप माइक्रोमीटर को बेटे क्लोज करते हैं थिम्बल से, तो जब आप से क्लोज करते हैं थिम्बल से, यू अप्लाई डिफरेंट प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट, जिससे उसकी शेप डिफॉर्म हो जाएगी और आपकी रीडिंग गलत आ जाएगी। काउंटिंग ऑसिलेशन में आप ऑसिलेशन में कुछ गलती कर बैठते हैं, चाहे हाफ ऑसिलेशन की, तो ये भी बनेगी रैंडम एरर। चेंजिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, आप फाइंड कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर टेम्परेचर वेरी कर जाएगा सराउंडिंग का, तो उसमें वेरिएशन आ सकती है। या फाइंड कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, आप किसी गैस का फाइंड कर रहे हैं बेटे वॉल्यूम, तो अगर सराउंडिंग में प्रेशर चेंज आ जाता है या टेम्परेचर में चेंज आ जाती है, तो आपका वॉल्यूम ऑफ गैस भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, रिएक्शन टाइम एरर के बारे में एक बात याद रखिएगा कि बेटे फर्ज कर लें अगर एक ही वाकया को तीन यूजर मेजर करते हैं, ये साहब ए हैं, ये बी हैं,
तीनों ने स्टॉप वॉच ऑन की जब कोई ब्लास्ट होता है, फर्ज कर लें। सेकंड ब्लास्ट पे तीनों अपने स्टॉप वॉच को ऑफ करते हैं, तो आप देखिएगा तीनों का टाइम सेम नहीं आएगा। तीनों का टाइम सेम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हर यूजर का रिएक्शन टाइम डिफरेंट है। जब रिएक्शन टाइम डिफरेंट है तो फिर ये बन जाएगा रैंडम एरर। सिंगल यूजर है तो सिस्टमैटिक एरर, अगर मोर यूजर हैं तो फिर बेटे कहलाएगा ये रैंडम एरर। रैंडम एरर कैन नेवर बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, इसको मुकम्मल तौर पे आप खत्म नहीं कर सकते, बट यू कैन मिनिमाइज इट, राइट, टेकिंग एवरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। अगर पैरेलक्स एरर है तो आप अपने एंगल को बेहतर करें, ठीक है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें। अच्छा बेटे, कभी क्वेश्चन आता है अबाउट द ग्राफ के हवाले से बताना होता है आप लोगों ने कि बताएं जी सिस्टमैटिक एरर क्या है और रैंडम एरर क्या है हमारे पास। इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, ये बेटे ग्राफ ड्रा किया उन्होंने। कोई आपने फॉल किया, फर्ज कर लिया ऑब्जेक्ट इन द एयर, उस ऑब्जेक्ट ने ग्राफ ड्रा किया आपने उसका वेलोसिटी वर्सेस आपने ग्राफ ड्रा किया उसका टाइम का। अब बेटे ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखिएगा, ये नेचुरल बात है कि जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए था, जीरो। लेकिन आप देखें यहाँ पे ये कुछ टाइम की मेजरमेंट ले रहा है, इसका मतलब है इस साहब ने स्टॉपवॉच को पहले ऑन कर दिया था और बॉल को बाद में छोड़ा। अब ये ग्राफ पास नहीं कर रहा है ओरिजिन से, तो ये सिस्टमैटिक एरर है, राइट, जैसे बोलते हैं। और सिस्टमैटिक एरर क्या आ गया कि ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। और रैंडम एरर क्या है, जो पॉइंट्स हैं, द पॉइंट्स आर नॉट लाइंग ऑन द कर्व, ये बेटे हमारे पास रैंडम एरर है। टुवर्ड्स रैंडम एरर, कर्व डज नॉट पास द पॉइंट्स बट द पॉइंट्स स्कैटर्ड अलोंग द कर्व, पॉइंट्स बिखरे हुए हैं कर्व के अराउंड, तो ये बताता है हमें रैंडम एरर है। और सिस्टमैटिक एरर क्या बताएंगे हम लोग जी, कि द कर्व डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। ये बेटे इसमें सिस्टमैटिक एरर आ गया। तो ये बस बताने के 2 मार्क्स मिल जाने आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटे डिफरेंट प्रॉब्लम्स। कहते हैं जी हमारे पास, फर्ज कर लें साहब ने एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज उसने रीडिंग ली, लेकिन उसने ये चेक नहीं किया, ही फेल टू नोटिस विद द गेज फुली क्लोज्ड रीडिंग इज नॉट जीरो। इसका मतलब है उसके अंदर जीरो एरर है। तो अब बेटे जो माइक्रोमीटर की रीडिंग आएगी, ये रीडिंग प्रिसाइज तो होगी लेकिन नॉट एक्यूरेट, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। क्यों एक्यूरेट नहीं है? क्योंकि उसकी हर मेजरमेंट में जीरो एरर मौजूद है, बिकॉज ऑफ जीरो एरर, बिकॉज ऑफ जीरो एरर। क्योंकि माइक्रोमीटर की आप जानते हैं होती है प्रिसीजन 0.01 मिलीमीटर, तो प्रिसाइज तो है वो लेकिन एक्यूरेट नहीं है। फिर बेटे हमारे पास आता है हाउ टू एडजस्ट द डिफरेंट एरर इन द एक्सपेरिमेंट्स, कि कंपाउंड एरर आपके परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने एरर को कैसे एडजस्ट करना है, ये एक अहम बात है हमारे पास। ये देखें बेटे आपके पास कहता है फर्ज करें दो वैल्यू है आपके पास, वैल्यू है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, वैल्यू वाई है प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा वाई है बेटे, इन्हें हम बोलते हैं अनसर्टेनिटीज। क्या बोलते हैं इनको? अनसर्टेनिटी इन द मेजर वैल्यू, अनसर्टेनिटीज। अब वो कहते हैं भाई अगर हमारे पास इनका रिजल्टेंट आ रहा है एक्स प्लस वाई, तो आपने अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। तो ये बेटे बनेगा बेसिकली बेटे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब बेटे आप एक्स को एक्स में ऐड कर लेंगे, ये यू का रहेगा इनके, दिस इज यू, यू इक्वल एक्स प्लस वाई। और जो यू की अनसर्टेनिटी है डेल्टा यू, उसमें आपने अनसर्टेनिटी को ऐड करना है बेटे। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अनसर्टेनिटी के लिए असूल याद रख लें, हमेशा हमने अनसर्टेनिटी को ऐड करना है ताकि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए अनसर्टेनिटी की। यही मामला एडिशन के लिए है, यही मामला सब्ट्रैक्शन के लिए है, कि अगर वी आ रहा है हमारे पास एक्स माइनस वाई, तो इस केस में भी आपने बेटे अनसर्टेनिटीज को ऐड करना है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट द एक्सटर्नल डायमीटर इज d1 एंड इंटरनल डायमीटर d2।
राइट जी। और द मेटल ट्यूब इज फाउंड, ये 64.2 आ गया डायमीटर इसका एक्सटर्नल, और ये भी इसका डायमीटर आ गया इंटरनल। आपसे कहता है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन, ये आप इसको ऑर्डर ठीक कर रहे हैं D1 - D2, क्योंकि D1 की वैल्यू बड़ी है हमारे पास। तो आप जब बेटे इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो D1 - D2, सपोज कर लें इसकी वैल्यू इक्वल टू स्मॉल डी है, तो ये बना हमारे पास 64 प्लस -2 -47 प्लस -1। तो आपने बेटे ये वैल्यू इसमें से माइनस करनी है, 64 -47। लेकिन अनसर्टेनिटी का मैंने असूल बताया है, उसको हमेशा आपने ऐड करना है, कभी भी माइनस नहीं करना, चाहे जितना मर्जी आपका दिल करे उनको माइनस करने को। तो ये बेटे इसका बनेगा रिजल्टेंट 17 प्लस -3। ये डी बोल दिया हम लोगों ने इसका सिंपल। अब बेटे अगर कहता है फाइंड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, आपसे कभी पूछेगा एग्जामिनर फाइंड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, या बोल दें फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो होगा हमारे पास डेल्टा डी ओवर डी, दैट मीन 3/17। लेकिन आपने आंसर इसका देना है डेसिमल में हमेशा, ऑलवेज गिव द आंसर इन डेसिमल, नेवर इन फ्रैक्शन। एग्जामिनर गुस्सा करता है इस चीज का, ठीक है। तो 0 पॉइंट आ गया 176, 0.176। फिर बेटे कहता है आपसे फाइंड द परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो वो होगा डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100, इट विल बी 17.6%, राइट। इसी तरह से बेटे अगर आप दो वैल्यू को ऐड करते हैं तो उस केस में भी आपने अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करना है। तो अगर आप करते हैं D1 प्लस D2, सपोज कर लें ये वैल्यू आपने ले ली कैपिटल डी, तो ये बेटे आपने फिर किया 64 प्लस 47, इनको आपने ऐड किया, और अनसर्टेनिटी को हमेशा आपने ऐड ही करना है, ठीक है। तो 2 + 1, ये बेटे बनेगा हमारे पास 1 1 प्लस -3, ठीक है जी। और अब बेटे अगर आप कहता है फाइंड द फ्रैक्शनल एरर, तो डेल्टा डी ओवर डी, दैट मीन 3/111, ये बनता है हमारे पास जी 3/111, इट्स इक्वल टू 0.027, 0.027। और बेटे अगर आपने फाइंड करनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो उस केस में आप इसे कर देंगे मल्टीप्लाई किसे, 100 से। तो दैट इज डेल्टा डी ओवर डी इंटू 100, तो ये बेटे आएगा हमारे पास 2.7%। ओके जी। अच्छा बेटे अगर हमारे पास कुछ वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उसका भी सेम मेथड होगा। फर्ज करें u हमारे पास है भाई, u इक्वल x इंटू वाई इंटू जी, एक्स वाई जी। अब यहां अगर आपसे कहता है फाइंड द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा u ओवर u इक्वल डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y प्लस डेल्टा z ओवर z। ये तीनों वैल्यू की आ गई फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। डेल्टा x ओवर x, डेल्टा y ओवर y आर द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो बेटे अब आपने इन सब को आपस में ऐड कर लेना है, तो आपको मिल जाएगी टोटल फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा u एंड u, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन, कहता है डायमेंशन ऑफ अ बॉक्स आर रिकॉर्डेड एज लेंथ इज 5.0 प्लस माइनस 0.2, breadth is 4.0 plus minus 0.1, height is 8.0 plus minus 0.2, what's maximum percentage error। अब बेटे वहां यहाँ वही सूल होगा हमारे पास जो मैंने बताया भी आपको, कि आप लेंगे भाई डेल्टा v ओवर v इक्वल डेल्टा l ओवर l प्लस डेल्टा b ओवर b प्लस डेल्टा h ओवर h। ये बेटे कहलाएगी इनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो आप जब इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो वी हैव 0.2
और 5 प्लस 0.1/4 प्लस 0.2/8, ये बड़े मिल जाएगी आपको इसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर आपने फाइंड करनी है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो फिर क्या करेंगे, डेल्टा वी ओवर वी इंटू 100। तो ये बेटे जो आपका इसका आंसर आएगा ना हमारे पास, इसको आप कर लेंगे मल्टीप्लाई 100 से, तो आपको बेटे इसका मिल जाएगा आंसर 9/100 इंटू 100, तो इट विल बी 9%। ये मिल गया आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द वॉल्यूम। इसी तरीके से बेटे अगर दो वैल्यू आपस में डिवाइड कर रही हैं, तो भी आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल आपने अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। यहाँ u हमारे पास है इक्वल टू एक्स वाई, एक्स ओवर वाई, ठीक है, x को y डिवाइड कर रहा है, ये u है। अब जो फिर होगा डेल्टा u ओवर u, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y। तो ये मिल गया आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ u। इसमें हमने हमेशा अनसर्टेनिटी को लेकर ना फ्रैक्शन में उनको ऐड कर देना है। Suppose we have a question, कहता है the density of a steel ball was determined by measuring its mass and diameter। दो वैल्यू फाइंड करनी है बेटे आपने, mass फाइंड किया आपने और क्या फाइंड किया आपने, इसका diameter। फिर बेटे आपसे गुजारिश करता है the mass was measured with 1% uncertainty। mass में बेटे क्या uncertainty है, 1%, यानी कि डेल्टा m ओवर m इन परसेंटेज इक्वल टू 1%। और जो डायमीटर है बेटे हमारे पास वो है 3%, अनसर्टेनिटी डेल्टा डी ओवर डी इक्वल 3%। द एरर इन द कैलकुलेटेड डेंसिटी ऑफ द स्टील बॉल आपने फाइंड करनी है। अच्छा यहाँ बेटे आपने ध्यान करना है खास तौर पे, आप जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होगा स्टील बॉल का 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ एहतियात ये करनी है आपको, चूंकि उसने दिया हुआ है डायमीटर की दी अनसर्टेनिटी, तो आप जानते हैं रेडियस क्या होता है, d/2। देन व्हाट्स डायमीटर, 2r। आप जो रेडियस को ले जाए इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर, ये वैल्यू बेटे आपने एहतराम ला के यहाँ प्लेस कर देनी है। तो ये बनेगा हमारे पास 4/3 पाई d/2 होल क्यूब। इसको बेटे अगर आप करते हैं ना सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा 4 पाई d³ ओवर 3 इंटू 2 का आप जब क्यूब लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 8। ये बेटे 4 से 8 कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो बनेगा हमारे पास π/6 d³। और बेटे आप जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम आ गया हमारे पास π/6 d³। तो बेटे ये बना हमारे पास m/π/6 d³। जब आप इसके लेंगे ना परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, तो फिर बेटे हम ये जो होता है ना कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर दिया करते हैं। अब जो होगा ना डेल्टा रो ओवर रो, ये होगा डेल्टा m ओवर m। और अगर बेटे कोई वैल्यू की पावर दी हुई है ना, तो पावर हमेशा बनेगा के मल्टीपल, तो ये बनेगा 3 डेल्टा d/d। ये अपने असूल याद रखना है हमेशा के लिए कि फर्ज करें आपस z इक्वल टू है हमारे पास x⁻n, जो होगा ना फिर डेल्टा z ओवर z, इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा x ओवर x। ठीक है जी। तो अब बेटे इस वैल्यू में अगर आप इसको ले जाते हैं परसेंटेज में, तो वहां वैल्यू कर लिया परसेंटेज में। तो मैथ्स की बेटे आपको बता रहे थे परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या थी, मैथ्स की थी 1% और डायमीटर की थी 3%। अब हम इसमें जब पुट करते हैं मैथ्स के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, मैथ्स आ जाएगा 1% और डेल्टा d/d वाज 3%, तो हमने कर दिया 3 इंटू 3।
तो ये बेटा आ जाएगा 1+9 इक्वल टू 10%। इट्स हाउ टू डील विद द पावर, हाउ टू डील अगर दो वैल्यू डिवाइड कर रही हैं, मैस और वॉल्यूम आपस में कोई भी दो वैल्यू डिवाइड कर रही हैं। ऐसे बेटे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें, मैंने जो असूल बताया आपको पावर के लिए, अगर बेटे हमारे पास पावर है r इक्वल टू आर वन पावर n है, तो फिर डेल्टा r ओवर r इक्वल टू n टाइम्स डेल्टा r1 ओवर r1। अगर r इक्वल टू आर वन पावर m है हमारे पास, r2 पावर n है, तो आप जब यहां लेंगे डेल्टा r ओवर r, तो ये पावर बनेगी आके मल्टीपल, तो m टाइम्स डेल्टा r1 ओवर r1 प्लस n टाइम डेल्टा r2 ओवर r2। तीन वैल्यू तो बेटे ऐसी वैल्यू एक्सटेंड कर जाएगी। अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर भी यही हमने असूल अप्लाई करना है। नेक्स्ट जी, एन अदर प्रॉब्लम, यहां बेटे फरमाता है आपसे कि अ सिलेंडर हैव अ लेंथ एल, सपोज वी आर गिवन अ सिलेंडर, और बेटे उस सिलेंडर की लेंथ बता रहा है हमें कि वी हैव सपोज अ सिलेंडर, उस सिलेंडर की लेंथ आ रही है हमारे पास, सपोज कर लें एल इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर, राइट। और बेटे इसका आ रहा है रेडियस आर। अब वो कहता है आपसे कि द वॉल्यूम and length of cylinder are given as V equal 15 plus minus 0.5 or L equal 20 plus minus 0.1. Find the radius of cylinder with the uncertainty. अब आप जानते हैं क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। वी हैव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल पाई आर स्क्वायर एल। ऐसे क्वेश्चन में बेटे हमेशा जो वैल्यू फाइंड करनी है आपने ना, उसको बनाया आप सब्जेक्ट। वी हैव हेयर आर स्क्वायर इक्वल V over pi L. That mean R equal V power 1 over 2, pi power 1 over 2 and L power 1 over 2। अब बेटे अगर आप V की वैल्यू से पुट करते हैं, L की वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको R की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी, राइट। सो वी हैव R इक्वल, वैल्यू पुट करते हैं अगर आप इसकी बेटे V की, तो ये बना हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू पुट किया आपने 3.14 इंटू 20। इसका बेटे आ गया हमारे पास आंसर 0.4887। अब जानते हैं यहां से अगर आप आर को बढ़ाते हैं ना सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द होल वैल्यू वी ओवर पाई एल। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें आर मिल गया। अब जब कहता है बेटे आपने फाइंड करना है डेल, क्योंकि हमने फाइंड करना है आर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब आपने फाइंड करनी है यहां से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, हम यहां से आगे बढ़ रहा हूं मैं, तो ये बनेगा डेल्टा आर ओवर आर। अब पाई कांस्टेंट है, उसे माफ कर देंगे। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में या परसेंटेज अनसर्टेनिटी में हम कांस्टेंट को नहीं लिया करते। तो ये बेटे बनेगा हमारे पास, फिर इसकी पावर क्या थी 1/2, तो 1/2 टाइम्स डेल्टा वी ओवर वी प्लस 1/2 टाइम्स डेल्टा आर ओवर आर। अब बेटा आपको वी भी दे रहे हैं, व्हाट्स वैल्यू ऑफ वी, वी 15 है, इसकी अनसर्टेनिटी डेल्टा वी 0.5 है, एल इज 20 और इसकी है अनसर्टेनिटी डेल्टा एल 0.1। तो अब जब बेटा ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो आपको मिल जाएगा हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 1/2 टाइम्स 0.5/15 प्लस 1/2 टाइम्स 0.1/20। आपको बेटा इसका मिल जाएगा आंसर, व्हेन यू मेक इट सॉल्व यू गेट द आंसर 0.0192। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है हमारे पास डेल्टा आर और आर की। और व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ आर, ये हमने अभी बड़ी मेहनत से फाइंड की थी, 0.4887। तो आप बेटे इसमें अगर वैल्यू पुट कर दी इसकी, डेल्टा आर ओवर 0.4887 इक्वल टू 0.0192।
अब डेल्टा आर होगा बेटे, आप इसको करेंगे जाके मल्टीप्लाई इसके साथ, आपको मिल जाएगी वैल्यू डेल्टा आर की 0.009। अब ये देखें बेटे, ये प्लेस यूनिट है, ये प्लेस टेंथ है, ये प्लेस क्या आ गया 100, ठीक है ना। तो अब आपने इस वैल्यू को, यानी कि जो इसकी बनी हमारे पास अनसर्टेनिटी, मैं लिखता हूँ अगर बेटे आर प्लस माइनस डेल्टा आर, तो आपने पहले डेल्टा आर लिखना है जी वन सिग्निफिकेंट फिगर में, वो क्या बनता है 0.009। तो अब बेटे ये आर की वैल्यू थी ना, ये वाली, इट वाज वैल्यू ऑफ आर, इसको अपने सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस पे लेके आएंगे, 3 डेसिमल प्लेस, तो ये बनेगा 0.489। ये बेटे कहलाती है आर आ गया, और ये बेटे कहलाएगी इसकी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी।